मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले बताइए मेरी आवाज जा रही, क्योंकि बारिश होने की वजह से नेटवर्किंग इशू मेरे एरिया में बहुत ज्यादा है। सर आवाज आ रही है सर। सर आ रही है। यस सर। ओके, दैट्स गुड, क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल में कनेक्ट हो पा रहा है। कोशिश कर रहे थे लेकिन खैर हो गया। तो लेट अस वेट। आज हम जो है ये कोई स्क्रीन नहीं शेयर करेंगे। पहले मैंने एक छोटा सा मैटर आपको मैंने भेजा है, उस मैटर को आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैं जो नावल पढ़ाऊंगा आज उसके आथर और उसके एज को लेकर के ऐसी ही बात करूंगा। अगर मुझे जरूरी हुआ तो मैं कुछ आपसे स्क्रीन को शेयर करूंगा, लेकिन बिफोर शेयरिंग द स्क्रीन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम लोग नावल का सेक्शन लेके चल रहे हैं, और नावल में एक राइटर है थॉमस हार्डी। जो हार्डी है उनकी नावल है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। क्योंकि हमारे यहाँ स्पेसिफिक है, जो राइटर है उनके स्पेसिफिक वर्क को पढ़ना है, सारी चीजों को नहीं पढ़ना है। तो जो वो राइटर है उनकी उस वर्क को लेकर के हमें बात करनी है। बात हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आज हम सीधे वर्क को लेकर के ना बात करके आई विल जस्ट टेल यू अबाउट राइटर एंड हिज एज। लेकिन मैंने एक शीट व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, और मैंने कहा है कि एक बार आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैं एक पूरा एक मैटर मैं आपको और भेजूंगा। लेकिन वहां पे जो भेजा गया है कैरेक्टर है थोड़ा सा, आपको एक कुछ पॉइंट्स भेजे गए हैं, और उससे रिलेटेड चीजों को यू हैव टू गो, यू हैव टू वॉच। बट आई विल सेंड यू सम अदर मैटर आल्सो इन अ वेरी डिटेल्ड वे, वो मैं भेजूंगा। अभी तक जिन लोगों ने, जैसे मुझे लगता है कि देखिए, एक तो आपको ये भी लगता है कि इधर जो है थोड़ा सा क्लासेस को लेकर के रहा है, लेकिन आप ये समझिए कि आपकी क्लास 20 और 21 के बाद ही एक ट्रैक पर आ पाएगी। उसके पीछे रीजन है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पे कर रहे हैं वही बच्चे जीआईसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो जीआईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका 19 को एग्जामिनेशन है, सेंटर लखनऊ पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें एक दिन दो दिन पहले, एक दिन पहले तो एटलीस्ट लखनऊ जाना होगा या रवाना होगा, होना होगा। फिर अगर वो 19 को आते हैं तो तब भी थोड़ा सा मसले मसाइल रहेंगे। तो हमें मान के चलना है कि जो आपका 19 का जो डे है दैट इज संडे, और 18 और 19 को इस प्लेटफॉर्म पे कोई क्लास नहीं होगी, ना इस प्लेटफॉर्म पर होगी ना ही जीआईसी के प्लेटफॉर्म पे। जीआईसी तो ओवर होने वाला होगा, पीजीटी जीआईसी। एलटी का जो क्लासेस है बीच बीच में कुछ हमने दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले करके आपके साथ जुड़े रहे, ताकि ये रहे कि हमारे कुछ चीजें हमसे चल रही है, कुछ चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लास का टाइमिंग जो है वो 7:30 है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होना है। वो बीच बीच में हमने कुछ कभी जो है 9 बजे, चूंकि या कभी चूंकि एक दो सेमिनार मुझे यहाँ पे अभी कॉलेज में मतलब उससे जोड़ना था, कराना था, तो उसमें मैं थोड़ा सा लगा हुआ था, उस वजह से आपके साथ टाइम को नहीं एडजस्ट कर पा रहा था। लेकिन जब 20 के बाद चलेगा तो टाइमिंग 7:30 ही होगा। 7:30 के अलावा आपका अपना जो सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, जैसे अगर आपको याद होगा अभी तक हमने जो प्रोज और जो फिक्शन का आप यूनिट है उसको मैंने लिया हुआ है। उसमें अभी प्रोज पे बात नहीं हुई है, नावल क्या है, नावल के टाइप क्या है, और अगर आप देखेंगे कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको लेकर के हमने बात किया है। उनमें से कुछ नावल को लेकर के बात हुई है, जिसमें थिंग्स फॉल अपार्ट का वीडियो मेरा पहले का था, मैंने शेयर किया था, कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किया था, और थिंग्स फॉल अपार्ट का मैं पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दूंगा। इसके अलावा आज मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को लेके बात करनी है, लेकिन मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज पर आने से पहले आई विल टॉक विद यू अबाउट व्हाट, आई विल टॉक विद यू अबाउट, यू कैन से अबाउट द आथर। आथर के बारे में हम बात करेंगे, मिस हार्डी के बारे में, उनके वर्क को लेकर के हम बात करेंगे। अरिजीत सिंह। दूसरा चीज है कि जब हम हार्डी को लेकर के बात करते हैं तो हमें उनके एज को भी लेकर के बात करना होगा। दिस थिंग्स वी हैव टू गो। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये चीज ध्यान में रखना है कि ठीक है, हार्डी, हार्डी का एज, उस समय का समाज, ऑल दीज थिंग्स, लेकिन उससे कोरिलेट करते हुए उनके कुछ अगर कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी हमारे साथ में आते हैं तो हमें उनको भी ध्यान में
रखना होगा एक नजर पे। तो और ये सब चीजें रही है। दूसरा चीज मैंने आपसे ये कहा था कि नावल और नावल के जो टाइप्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि आप उसको प्रिपेयर करिएगा अगले वीक में, नॉट दिस संडे, मीन्स जो संडे 19 को आएगा उसके बाद का जो संडे होगा 26 को, 19 को संडे है, फिर 26 को संडे है। 26 को ईदर सैटरडे और संडे आई विल कंडक्ट योर फर्स्ट टेस्ट। मैं आपका पहला टेस्ट कराऊंगा, एक हफ्ते से के पहले से मैं आपको समय दे रहा हूँ। वह जो मैं टेस्ट कराऊंगा उस वो टेस्ट आपका किस पर होगा, नावल और इट्स टाइप। जो नावल है उसका जो ओरिजिन है, जो उसका टाइप्स है, फोर व्हील्स ऑफ द नावल को लेकर के जो बात हुई थी, उसके जो टाइप्स है, अगर आप देखते हैं पिकारेस्क नावल था, उसके बाद आपका हिस्टोरिकल नावल था, एपिस्टेलरी नावल, या आप कह सकते हैं कि रीजनल नावल, रियलिस्टिक नावल, साइकोलॉजिकल नावल, साइंस फिक्शन, डिटेक्टिव फिक्शन, all these things you find. So what I want to tell you कि जब भी आप इन सब चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं, जब भी आप इन सब चीजों को लेकर के एक सिचुएशन बन रही कि आपको यू हैव टू अपीयर इन द फर्स्ट टेस्ट सीरीज विच आई विल कंडक्ट ऑन, आई थिंक इधर 25th और 22nd, या तो 25th को या 22nd को कंडक्ट कराएंगे। तो उस सिचुएशन पे, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि इसके पहले के जो लेक्चर है वो लेक्चर यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं। उसका लिंक आज ही मैं शेयर कर दूंगा, कहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, प्लस टीचमिट ऐप पर भी पड़े हुए हैं। लेकिन उससे रिलेटेड और जितनी भी वीडियोज है उनका लिंक मैं आज इसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करूंगा। मीन्स उसमें देखेंगे स्टडी मटेरियल, टीचमिट ऐप पे एक कॉलम है स्टडी मटेरियल का, वहां पे मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे पता है 19 तक आप काफी बिजी है, कुछ लोग जो है 19 के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और आपको समय मिलेगा कि आप वहां पे आ सकते हैं। चौथा चीज कि कल जो है थोड़ी देर के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव रहूंगा, उसका लिंक मैं भेज दूंगा, आज ही मैं भेज दूंगा। और जो मेरा लाइव होगा वो शाम को 4:30 बजे का या 5 बजे का, मैं टाइम भी उसमें कर दूंगा, अपने सारे ग्रुप में डाल दूंगा। कल यूट्यूब चैनल पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करूंगा अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए, जीआईसी के पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें हैं, तो उसको लाइव भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग अटेंड करिएगा। अब सवाल ये उठता है कि हम किसको लेके बात करने जा रहे हैं, हम हार्डी को लेके बात करने जा रहे हैं। तो हार्डी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जस्ट शेयरिंग, एंड you will come to know कि when I talk about a Hardy, yeah, when I talk about, means in this class I'm going to take what I'm going to take Hardy's नावल मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। लेकिन मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज से पहले तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे, हार्डी पर बात करेंगे। जब मैं हार्डी पर बात करूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स लिखता चल रहा हूँ, आप उसको नोट करते चलिएगा। उसके बाद आज से ही मैं उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स का भी सिलसिला शुरू करूंगा। तो जस्ट शेयरिंग with you whiteboard. What are we going to talk? We are going to talk about Hardy, his age, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मैन हार्डी को लेकर के, तो हार्डी बिलोंग्स टू विच एज, हार्डी बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। इसका मतलब हमें हार्डी पर भी बात करना है और साथ ही साथ उनके एज पर बात करना है, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स पर एक नजर में बात करनी है, और कुछ और भी चीजें हैं जो उनके वर्क है उसको भी लेकर के बात करना है। लेकिन सबसे पहला चीज क्या है कि वी हैव टू गो विद हार्डी, या जस्ट राइटिंग हियर इन दिस क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डी, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी, इनका जो जन्म है 1840 में हुआ है। कब हुआ है? 1840 में।
इनकी मौत कब हुई है? 1928 में। 1840 में जन्म हुआ है, 1928 ईस्वी में मौत हुई है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें और आपको ध्यान में रखना है कि वॉज बोर्न इन 1840, डाइड इन 1928। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर आप हार्डी को इस तरह से देखते हैं तो पहला पॉइंट यही बनेगा कि ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज, ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज। एक पॉइंट। जो विक्टोरियन एज है उसका जो डेट है 1837 से लेकर 1901 तक, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठती हैं, 1901 ईस्वी में उनकी मौत होती है। तो एक तो पहला पॉइंट कि ही बिलोंग्स टू विक्टोरियन एज, जस्ट आई एम टेलिंग हियर कि we had taken whom? We had taken Hardy, Thomas Hardy. Hardy was born in 1840, एक पॉइंट, died in 1928, दूसरा पॉइंट। किस एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। यह जो है 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जो है हमें ये समझना है कि जो विक्टोरियन एज है उसका डेट क्या है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, विक्टोरियन एज covers the period, COVERS, covers the period from 1837 to 1901। जो विक्टोरियन एज है यह जिस पीरियड को कवर करता है वह 1837 से लेकर कब तक है? 1901 ईस्वी तक। तो विक्टोरियन एज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1837 टू 1901। अब ये किसके नाम पर रखा गया? विक्टोरियन एज क्वीन विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। तो व्हाट हैपेंड इन 1837 एंड व्हाट हैपेंड इन 1901, ये एक और पॉइंट बनता है। तो जस्ट फोर्थ पॉइंट आई एम टेकिंग, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। इन 1837 क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि 1837 में क्या हुआ था, तो 1837 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया को इंग्लैंड की गद्दी प्राप्त हुई। शी गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज किसकी? क्वीन विक्टोरिया, शी गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837। पांचवा पॉइंट की आखिर व्हाट हैपेंड इन 1901। इन 1901 क्वीन विक्टोरिया डाइड, क्वीन विक्टोरिया डाइड। क्वीन विक्टोरिया डाइड। तो नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 1901 में व्हाट हैपेंड कि विक्टोरिया या क्वीन विक्टोरिया डाइड। ये पॉइंट बन रहा। अब उसके बाद आता है कि सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट यू हैव टू टेक व्हेन आई टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट। रिमेंबर दैट कि इस एज में और क्या क्या चीजें हुई थी जो फेमस है, जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। उसमें यू विल कम टू नो कि इस एज में ये कहा जाता है कि इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। इट वाज एन एज, इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, FLICT, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, RELIGION।
GION, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ये एक पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। So you find कि it was an age of the conflict between science and religion। ये जो है conflict, the conflict between science and religion, ये था conflict का, किसके बीच कॉन्फ्लिक्ट है था? साइंस एंड रिलीजन के बीच। यह एक पॉइंट बनता है। और ये कौन सा पॉइंट था? सिक्स्थ पॉइंट था। नाउ द सेवेंथ पॉइंट, व्हेन आई टॉक अबाउट द सेवेंथ पॉइंट, so it was an age of doubt, dispute and distraction। Doubt, dispute and distraction। ये एक दूसरा पॉइंट था जो हमें ध्यान में रखना है कि विक्टोरियन एज को क्या कहा गया था? विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है। और किस पोयम में कही है? मेमोरियल वर्सेस में कही हुई है। डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन। तो जो विक्टोरियन एज था उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट शब्द, डाउट, दूसरा शब्द डिस्प्यूट और तीसरा शब्द डिस्ट्रैक्शन। ये किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने कहा है? इट हैज बीन सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, MATTHEW, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ये बात किसने कही? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको कहा है, कहाँ पे कहा है? अपनी पोयम मेमोरियल वर्सेस में कहा। किसमें कहा है? मेमोरियल वर्सेस। VERSES, उन्होंने इसको किसमें कहा? मेमोरियल वर्सेस में कहा। ये सब फैक्ट है या पॉइंट है जो आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द आई थिंक की एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट, इट वाज एन एज ऑफ, it was an age of industrialization। Industrial, INDUSTRIALIZATION, industrialization, urbanization, EION। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण का एज था। अर्बेनाइजेशन शहरीकरण का एज था। एंड मेकेनाइजेशन, ये तीन शब्द आपको क्लियर करने हैं कि यह इस एज से जुड़ा हुआ था। मेकेनाइजेशन इस एज की एक खासियत रही है। उसके लिटरेचर में अगर मैं मेरा कैस्टर ब्रिज की बात करूंगा तब भी ये शब्द मैं वहां पे आपको उससे उसके उससे उसको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। इसीलिए मैंने अपने लेक्चर को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा आज का मैं ये कवर कर रहा हूँ उसके एज को, उस एज के जिस आथर को हमें लेना है, और फिर एक लेक्चर में केवल मैं मेरा कैस्टर ब्रिज को लेकर के बात करूंगा। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ किसको? एज को लेकर के। तो इस एज की और क्या खासियत रही है? यह जो एज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज था, अर्बेनाइजेशन का एज रहा है, और इसका एज रहा मेकेनाइजेशन का एज रहा। औद्योगिकरण, नगरीकरण, मशीनीकरण, और उसका लोगों की जिंदगी पे बड़ा असर पड़ा। जो आपस के रिश्ते थे जिसमें एक हार्मनी थी, एक सुखद वातावरण था, वह सब इस सारे करण की वजह से जो है वह सब क्या हुआ? वह सारी की सारी चीजें अगर आप कहें कि टूट सी जाती है, खत्म हो जाती है। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है।
तो जिस एज को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं कि इट वाज एन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन एंड मेकेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करता हूँ कि नाइन्थ पॉइंट में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा। जिस नाइन्थ पॉइंट को लेकर के यू विल कम टू नो कि इट वाज एन एज ऑफ द between conflict between BECWAA, conflict between materialism and spiritualism, materialism and spiritualism, PUALISM। यह जो एज था अगर आप देखेंगे तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट का एज था। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट? मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म जो आप कह सकते हैं कि भौतिकवाद, एंड स्पिरिचुअलिज्म अध्यात्मवाद। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच यह एक तरह से स्ट्रगल का एज था, कॉन्फ्लिक्ट का एज था, संघर्ष का एज था। तो इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इसके बीच में, बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, उसके बीच का यह एक एज रहा। इट वाज एन एज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। नाउ द 10th पॉइंट, it was an age of it was an age of it was an age of optimism, optimism, pessimism and meliorism। ORISM, तीन शब्द ये ध्यान में रखना है। यह जो एज था, किस तरह का एज था? ऑप्टिमिज्म, आशावादी दृष्टिकोण का, पिसिमिज्म निराशावादी, एंड मेलियोरिज्म उन दोनों का मिश्रण। ऑप्टिमिज्म आशावादी, पिसिमिज्म निराशावादी, एंड मेलियोरिज्म उन दोनों का मिश्रण का एज था। मिश्रण का मतलब यहाँ पे हार्डी की जब बात होगी तो हार्डी वॉज अ मेलियोरिस्टिक पोएट। तो ये पॉइंट भी आपको उस समय देखने को मिलेगा कि इस तरह की बातें, ऑप्टिमिज्म आशावादी, पिसिमिज्म निराशावादी। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग को ऑप्टिमिस्टिक पोएट कहा जाता है। पिसिमिज्म जो है किसको कहा जाता है? पिसिमिस्टिक पोएट। बल्कि किसको कहा जाता है? पिसिमिस्टिक पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा जाता है। मेलियोरिस्टिक पोएट किसको कहा जाता है? मेलियोरिस्टिक पोएट आपका हार्डी को कहा जाता है। ये तीनों शब्द भी प्रचलित थे, और ये तीनों शब्द हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि यह तरह की विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है कि लोग जीवन को कैसे देख रहे हैं। कोई ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई पिसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, कोई मेलियोरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। तो दिस थिंग्स यू फाइंड एंड यू विल कम टू नो कि यह इस एज में ये चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ अब कौन सा पॉइंट है? 11th पॉइंट। जब आप इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यह जो एज था, उस एज में ऑप्टिमिज्म, पिसिमिज्म, मेलियोरिज्म, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, और आप कह सकते हैं कि अर्बेनाइजेशन, मेकेनाइजेशन, इन सब के अलावा इस एज की एक और खासियत थी। वह खासियत क्या थी कि कंप्रोमाइज भी हो रहा था। एक पोएट ऐसे थे जिन्होंने कंप्रोमाइज किया था बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो इट वाज एन एज ऑफ कंप्रोमाइजिंग बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान में आप रखिएगा, इट वॉज an age an age in which
a representative poet, a representative poet Tennyson, Tennison, Tennyson compromised, Compromised, compromised between science and religion, Science, science and religion. तो यू विल कम टू नो कि यह एक ऐसा एज था जहां एक तरफ साइंस और रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वही दूसरी तरफ कुछ लोग उसके बीच बैलेंस भी बना रहे हैं, उसके बीच कंप्रोमाइज भी कर रहे हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 11 पॉइंट है। इट वाज एन एज, यह एक ऐसा एज था इन विच और रिप्रेजेंटेटिव पोएट, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है। उस एज के वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन थे? टेनिसन थे, जिन्होंने कंप्रोमाइज किया। किसके बीच कंप्रोमाइज किया था? साइंस एंड रिलीजन। क्योंकि जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो साइंस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, साइंस की ओर भागे जा रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो रिलीजन को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उधर भागे जा रहे थे। तो उन दोनों के बीच में एक तरह का कंप्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। उन दोनों के बीच में एक तरह का आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से खूबसूरत ढंग से उन्होंने एक बैलेंस बनाया, और वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो ये 11 पॉइंट था। नाउ द 12th पॉइंट जो आपको और ध्यान में रखना है, समथिंग चैट में सर, आई वॉज टेलिंग यू कि व्हेन आई टॉक अबाउट साइंस एंड रिलीजन, तो ये एक पॉइंट रहा था। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट 12th पॉइंट, आई थिंक इट वाज द 11th पॉइंट। 11th, it was an age in which representative tension compromised between science and religion. Now we are getting what? Now we are getting the 12th point. 12th point. ये जो 12th पॉइंट है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें समझना है कि 12th पॉइंट के बारे में जब आप बात करेंगे तो हमें ये दिखाना है कि जो वह जो एज था और किन किन मूवमेंट्स का एज था। ऐसा नहीं कि केवल उसमें साइंस की बात थी, रिलीजन की बात थी, कुछ और भी थी। जिसमें एक पॉइंट है, वह कौन सा पॉइंट है कि इट वाज एन एज ऑफ टू इम्पोर्टेंट मूवमेंट। इट वाज एन एज ऑफ टू significant movement, significant movement, Movements. It was an age of two significant movements. यह जो एज था, दो सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स का एज था, जिसमें से एक मूवमेंट था ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। दूसरा मूवमेंट का जो नाम था, उसका नाम था, दूसरा, ये तो पहला हो गया फर्स्ट। दूसरे मूवमेंट का नाम था प्री रैफेलिट मूवमेंट। प्री रैफेलिट, RAPHELIT, प्री रैफेलिट मूवमेंट। प्री रैफेलिट मूवमेंट यह एक दूसरा मूवमेंट था जो आप पाते हैं ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। और दूसरे मूवमेंट का क्या नाम था? दूसरे मूवमेंट का नाम था प्री रैफेलिट मूवमेंट। सो यू फाइंड दीज टू मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, प्री रैफेलिट मूवमेंट। दैट वाज द सेकेंड मूवमेंट जो हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि ये चीजें रही। अब उसके बाद जब आप इन दो मूवमेंट को लेके बात करते हैं या दो मूवमेंट को वो करते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
कि आखिर इन दोनों मूवमेंट ने क्या किया। जो ऑक्सफोर्ड या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट था, यह एक रिलीजियस मूवमेंट था, जो उस समय रिलीजन को लेकर के ऊहापोह की स्थिति थी। बहुत सारे लोग साइंस को बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे थे। चर्च बिकेम सेकेंडरी, या आप कह सकते हैं द बाइबल बिकेम सेकेंडरी, या लोगों ने ये कहा, ये मान लिया कि साइंस ही जीवन में सब कुछ है, रिलीजन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसी समय जो है जॉन केवल एक आदमी आते हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को बढ़ाया। और इस दोनों मूवमेंट पे मेरा लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर ही पड़ा हुआ, उसका भी लिंक मैं आज शेयर कर दूंगा। तो जो स्टडी मटेरियल है उसमें वो वहां पे आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड है। आप उस स्टडी मटेरियल के लिंक के थ्रू जाके इन दोनों मूवमेंट को कि कैसे क्या हुआ था आप वहां से समझ सकते हैं। तो ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, प्री राफेलिट मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि वेन एवर यू टॉक ऑक्सफोर्ड और ट्रैक्टेरियन मूवमेंट, प्री राफेलिट मूवमेंट, तो जो प्री राफेलिट मूवमेंट था यह एक तरह से कहा जाए ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, जो विक्टोरियन एज का जो तरीका था पोइट्री लिखने का, उन्होंने उस पैटर्न से बाहर जा करके इसको फॉलो किया। जो 14th सेंचुरी का पेंटिंग में इटालियन रिनेशा का जो था, जो पेंटिंग में एक बड़े नाम पेंटर का था जिसका नाम राफेल था। राफेल से पहले, प्री माने पहले, राफेल पेंटर से पहले पेंटिंग में जो तरीका एडॉप्ट किया गया था उसी तरीके को उन्होंने यूज किया पोइट्री में। तो इसको क्या कहा जाता है, प्री राफेलिट मूवमेंट। और इसके जो राइटर है, एसी स्विनबर्न थे, डीजी रॉसेटी थी, क्रिस्टीना रॉसेटी थी, सो मेनी बिग नेम्स यू विल कम टू नो, या आप पाएंगे। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है कि और क्या चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए। दैट इज द 13th पॉइंट आई थिंक। इस मूवमेंट के अलावा यह एज एक और मूवमेंट के लिए जाना जाता है जिसका नाम है नाटी 90s, NAUGHTY, नाटी 90s। इसको मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीजों का जो मूवमेंट है उसका मैं लिंक शेयर करूंगा। वो सारी चीजें जो बहुत खूबसूरत ढंग से एक्सप्लेन की गई थी पहले के लेक्चर में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जिस राइटर को आप पढ़ने जा रहे हैं वह राइटर किस एज से बिलोंग करता है और उस एज की क्या खासियत रही है। जब आप उसको कवर कर लेंगे और ये पता चल जाएगा कि इस एज में ये चीजें घटित हुई थी, तो बहुत आसानी से आप उन चीजों को कवर कर लेंगे। तो एक और चीजें हुई थी नाटी 90s। ये जो नाटी नाटी 90s था, ये भी एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे और उसमें ड्रामेटिस्ट भी शामिल थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ नए चीजों को लेकर के बात की है, और विक्टोरियन एज की जो चीजें थी उससे वे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे। जिसमें अगर आप देखेंगे एक बड़ा नाम रहा है मैथ्यू अर्नाल्ड का, उनका नाम, जिन्होंने ज्यादातर एक तरह से डिपिक्शन पर जोर दिया है। तीसरा चीज एक और रहा है जिसे मैं कहना चाहूंगा, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, एक उनका नॉवेल था। तो वो दो बड़े नाम है 1990s में, जो मैं हल्का सा यहाँ इशारा कर दे रहा हूँ कि 1990s में एक नाम तो मैथ्यू अर्नोल्ड राइटर के रूप में, दूसरा नाम ऑस्कर वाइल्ड, OSCAR, ऑस्कर वाइल्ड, WILDE, ऑस्कर वाइल्ड। तो 1990s में दो चीजें हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड है और दूसरा क्या है, ऑस्कर वाइल्ड है। यू फाइंड दिस टू थिंग, NAUGHTY, 1990s, मैथ्यू अर्नोल्ड, और इधर यू फाइंड व्हाट, इसी के अंतर्गत ये दो राइटर हैं जिन्होंने, जिस पर आपको बात करना होगा। बात का मतलब जो मैं लेक्चर सेंड करूंगा वहां से कवर होगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, दैट इज द 14th पॉइंट। तो इन 14th पॉइंट यू विल कम टू नो कि और क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए। अब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस एज के पोएट्स कौन कौन से थे, पोइट्री की क्या कंडीशन थी। तो अगर आप जो है बात करते हैं पोएट्स की, तो यू फाइंड हुम, यू फाइंड टेनिसन, यू फाइंड रॉबर्ट ब्राउनिंग, PROWNING,
You find Matthew Arnold. You find Thomas Hardy. So you find these names. Tennyson, number one, Tennyson. Number two, Robert Browning. Number three, Matthew Arnold. Number four, Thomas Hardy. You find these writers. These were the पॉपुलर राइटर्स उस समय जो पोइट्री में थे। बाकी कुछ छोटे मोटे राइटर जैसे मैंने बताया कि प्री रैफेलिट मूवमेंट जो था, उस प्री रैफेलिट मूवमेंट में भी डीजी रोस्टी, क्रिस्टीना रोसेटी, एसी स्विनबर्न, ये बड़े नाम रहे हैं जो उस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। देवर आल्सो द पॉपुलर पोएट। अब अगर आप बात करते हैं इनके अलावा 15 पॉइंट, दैट इज द 15 पॉइंट। अगर आप इधर बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे दो चीजें निकल करके आती है। अब हमारे सामने क्या चीज ध्यान में रखना, नॉवेलिस्ट को ध्यान में रखना, NOVELIST। अगर मैं नॉवेलिस्ट की बात करता हूँ इस एज के, तो इस एज के जो नॉवेलिस्ट हैं उनमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट इज चार्ल्स डिकेंस, CHARLES, चार्ल्स डिकेंस। दूसरे जो नॉवेलिस्ट आएंगे जॉर्ज इलियट, जो मैरी एंड इवेंस के नाम से लिखती, जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी, रियल नेम मैरी एंड इवेंस था। तीसरा नाम आपका आएगा टॉमस हार्डी, जो हमें क्लास में लेना है, टॉमस हार्ड। तो व्हेन आई टॉक अबाउट नॉवेलिस्ट, तो ये तीन तो बड़े नाम हो गए, और भी लोग उसमें रहे हैं। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट वाल्टर स्कॉट का हिस्टोरिकल नॉवेल, उनका भी कुछ वर्क आया हुआ है। या उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक नॉवेलिस्ट और भी है, जैसे कि अगर हम बात करें जो सिल्वर फॉक्स नॉवेल था, वो भी इसी समय आया हुआ है। और नॉवेल्स के जब आप टाइप्स की बात करते हैं तो रियलिस्टिक नॉवेल और रीजनल नॉवेल, ये दो बड़े नॉवेल इस एज में आए हुए थे। रियलिस्टिक नॉवेल में चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, ये तो बड़ा नाम था। हार्डी तो रीजनल नॉवेल के रहे हुए हैं। तो इस तरह से आप इनको देखेंगे कि ये लोग आते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इस समय के प्रोज राइटर, 16 पॉइंट, प्रोज राइटर। प्रोज राइटर्स, जब आप प्रोज राइटर्स की बात करते हैं तो उसमें जो है एक तो जो क्रिटिक के भी रूप में है, प्रोज राइटर्स के रूप में भी है, उसमें एक नाम है मैथ्यू अर्नोल्ड, जिन्होंने एसेज इन क्रिटिसिज्म लिखा, जिन्होंने आप कह सकते हैं कि कल्चर एंड एनार्की की बात किए हैं, जिन्होंने ऑन ट्रांसलेटिंग होमर करके स्टडिंग ऑफ पोइट्री एक कॉन्सेप्ट था जिसमें उन्होंने टचस्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो प्रोज राइटर हैं उनमें से और भी नाम है। एक नाम आपका खुद लॉर्ड मैकाले, एक आपके और साइंटिस्ट थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब लिखा था, 1859 में पब्लिश हुई थी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। तो जब भी आप इन सबको लेकर के बात करते हैं तो रिमेम्बर दैट कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी न किसी रूप में वो आती है, और हम उनसे उनसे अगर ये सोचे कि हम बच जाएंगे या हम उनको नहीं करेंगे या हमें उस पे नहीं जाना चाहिए, नो, वी हैव टू गो। थोड़ा बहुत हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। चौथा एक नाम है थॉमस कार्लाइल, क्योंकि जब हम रोज का सेक्शन लेंगे तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग दोबारा हमारे सामने आए। थॉमस कार्लाइल पांचवे हैं। अगर थॉमस कार्लाइल के अलावा आप देखेंगे तो एक और भी रहे हैं,
जॉन रस्किन ये प्रोज राइटर में है, JOHN, जॉन रस्किन। इसके अलावा अगर आप और बात किया जाए तो जॉन हेनरी जॉन स्टुअर्ट मिल भी रहे हैं। छठा जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और भी लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत, वाल्टर पेटर का भी एक नाम है जो हम जोड़ सकते हैं, वाल्टर पेटर को भी सेवेंथ में, वाल्टर पेटर, वाल्टर पेटर। और अगर हम बात करें किसी एक राइटर का अगर लेना चाहे तो जैसा मैंने बताया कि डार्विन तो था ही, जॉन हेनरी न्यूमैन आठवां, जॉन हेनरी न्यूमैन, जॉन हेनरी, NEW, जॉन हेनरी, ओ माय गॉड, न्यूमैन, जॉन हेनरी न्यूमैन, ये चीजें रहे, जॉन हेनरी न्यूमैन। तो व्हेन यू गो विद दिस थिंग, तो अब आपके माइंड में एक इमेज बन गई कि आखिर उस समय की तस्वीर एज की क्या थी, पोइट्री में कौन थे, ड्रामा में कौन थे, प्रोज में कौन थे। अब जहां तक ड्रामा की बात है तो ड्रामा में कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं था जिसको लेकर के हम बात करें, क्योंकि ड्रामा जो है आपका कहीं से भी बहुत बेहतर नहीं था। इसलिए ड्रामा को लेकर के जो है हम लोगों को उस पर बहुत परेशान नहीं होना चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन वी टॉक अबाउट, तो ड्रामा का आप कह सकते हैं या एक तरह से उसका डिक्लाइन का एज था। नॉवेल में काम ज्यादा हुआ, क्रिटिसिज्म में कुछ हद तक हुआ, पोइट्री भी बहुत वो नहीं थी, लेकिन कुछ पोएट्स रहे थे। अब जो बात करना है किसको लेकर के करना है, थॉमस हार्डी को, थॉमस हार्डी। ऑलरेडी हार्डी पे ही वो बात हुआ था कि वो पैदा हुए इसमें, लेकिन हम लोग वहां पे एज पे चले गए थे। तो जब आप थॉमस हार्डी को लेकर के बात करते हैं तो एक पॉइंट निकल करके आता है कि आखिर हार्डी जो थे वो किस एज के थे और उनका क्या क्या एज की, एज तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है, लेकिन इसके अलावा उनको हम किस रूप में देखते हैं। तो हार्डी को जो देखा जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है कि एज अ नॉवलिस्ट हम उनको देखते हैं। जब भी हम उनको लेकर के बात करेंगे तो किस रूप में बात की जाएगी, एज अ नॉवलिस्ट है। उनका कंट्रीब्यूशन शॉर्ट स्टोरी राइटर के भी रूप में रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन वह कैसे रहा है, एज अ नॉवलिस्ट रहा है। और इसके अलावा नॉवेल में के अलावा अगर आप देखेंगे तो अ, उस समय का जो एक एस्पेक्ट था लिटरेचर का, या अगर मैं कहूँ कि नॉवेल में एक नए ढंग से एक्सपेरिमेंट का, वो हार्डी ने बेहतरीन ढंग से किया हुआ है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह क्या है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो 1840 में उनका जन्म हुआ था, 1928 में उनकी मौत हुई है, और इंग्लैंड में ही वो पैदा हुए थे। उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें जो पहले के लेक्चर है, जब मैं उसको शेयर करूंगा तो वहां से यू विल कवर। बट अदर पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखना है कि उनके नॉवेल, इंपॉर्टेंट नॉवेल कौन कौन से रहे हैं, उसको लेकर के अगर हम बात करें तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहा है कि वो एक रीजनल नॉवलिस्ट थे। रीजनल नॉवलिस्ट, REGIONAL, रीजनल नॉवेलिस्ट। दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने जो नॉवेल लिखा वो किसका, ही वाज अ रीजनल नॉवलिस्ट। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर आप देखेंगे कि उनका अपना कुछ कॉन्सेप्ट था। जैसे एक उनका कॉन्सेप्ट था, वह कौन सा था, इमानेंट विल का कॉन्सेप्ट उनके नॉवेल में आता है। इमानेंट विल, IMANENT, इमानेंट विल। इमानेंट विल का कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट होता है कि कोई ना कोई एक ऐसी सुपर पावर है, शक्ति है, जिसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो यह एक कॉन्सेप्ट था जो इमानेंट विल का चीजें हम देखते हैं।
वो एक ऐसे राइटर थे कि ही ब्रिज्ड बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज, ही ब्रिज्ड, BRIDGED, ही ब्रिज्ड बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एजेस, उन्होंने दोनों को जोड़ने का काम किया। एक उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, वह क्या था कि गॉड इज नॉट इन हेवन, HEAVEN, all is not right with the world, is all is not right, RIGHT, right with the world। ये उनका एक फेमस कोटेशन था जो आप देखेंगे। और अगर आप उनके वर्क की बात करते हैं तो मैं केवल एक नजर में आपको उनका वर्क का एक मैं लिस्ट लिख दे रहा हूँ। मैं जैसा जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अपना पूरा एज अ नॉवलिस्ट ही फेमस है, तो उनके जो नावल है उनमें से एक नावल, हिज नावल, NOVELS, हिज नावल, उनके जो नावल है उनमें से एक है अंडर द ग्रीन वुड ट्री, अंडर द ग्रीन वुड ट्री। दूसरे नावल का नाम है फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, CROWD। तीसरे नावल का नाम है डेस्परेट रेमेडीज, डेस्परेट रेमेडीज। चौथे नावल का नाम है द रिटर्न ऑफ नेटिव, द रिटर्न ऑफ नेटिव। पांचवें नावल का नाम है जूड द ऑब्सक्योर, जूड द ऑब्सक्योर। जूड का छठा नावल है द ट्रम्पेट, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अंडर द ग्रीन ट्री, टेस्ट ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, टेस्ट ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, टेस्ट ऑफ द डी उर्बर वाइल्ड, VILLES। नेक्स्ट है वुडलैंडर्स, वुडलैंडर्स, LANDERS। नेक्स्ट है द हार्ड ऑफ इथलबर्टा, द हार्ड ऑफ इथेलबर्टा। नाउ ये सब तो नावल हो गए जिसमें कुछ उनका इम्पोर्टेंट नावल रहा था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इन द सेंस की एक नजर में बात की, उनकी एज को लेकर के हम लोगों ने बात किया। उसके अलावा उनका एक लिरिकल ड्रामा था द डायनेस्ट। अगर मैं बात करूं हिज नॉवेल्स के बाद उनका एक लिरिकल ड्रामा है, एंड लिरिकल ड्रामा, लिरिकल ड्रामा, और इस लिरिकल ड्रामा का क्या नाम है, द डायनेस्ट। द डायनेस्ट, ये जो है अगर आप देखेंगे जो द डायनेस्ट है नेपोलियन वार को लेकर के इसमें बात की गई है, ये चीज रहा है। इसके अलावा उनकी स्टोरीज भी रही है, स्टोरीज को लेकर के
हम यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो द डायनास्ट जो उनका लिरिकल ड्रामा था, ये जो है 4, 6 और 8 पे पब्लिश हुआ है। कब कब आया? 1904, 1906 और 1908। द डायनास्ट, ये जो लिरिकल ड्रामा रहा है, दिस पार्टिकुलर 4, 6 और 8 पे पब्लिश हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, उनका शॉर्ट स्टोरी भी रहा है, लेकिन उस शॉर्ट स्टोरी से हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ उनकी पोयम्स भी रही है, उसमें बहुत तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पोयम्स भी रही है। उस पोयम्स का मैं नाम लिखना चाहूंगा, कलेक्शन ऑफ द पोयम नहीं, बल्कि उनके पोयम्स का नाम, क्योंकि एक स्लाइड मेरे पास बची भी है। तो पोयम्स की अगर मैं बात करूं, POEMS, पोयम्स में है आफ्टर वर्ड्स, दूसरा है टाकलिंग थ्रश, तीसरा है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, टू एन अनबॉर्न PAUPER पॉपर चाइल्ड, चौथा है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड ड्रमर हॉज, DRUMMER ड्रमर हॉज, HOTG। सो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि आज की क्लास में हम लोगों ने जितनी भी सारी बातें की है, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, तो काफी सारे पॉइंट्स हैं उनके एज को लेकर के, उनके एज के साथ साथ हार्डी को लेकर के। और कल हम लोग जो बात करेंगे, उनका जो स्पेसिफिक नॉवेल है मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज को लेकर के बात करेंगे। तो अगेन एंडिंग हियर मीन्स कंक्लूडिंग माय लेक्चर। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा, यू कुछ और कहना होगा, तो आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आप शेयर कर सकते हैं। मीट यू टुमारो। थैंक यू सर। सर, हेलो बोलिए, सर। सर एक चीज, एक बोलिए सुन। रिक्वेस्ट सर करना चाह रहे थे। जो सर आप लाइव आने की बात कह रहे थे, तो जो सर टाइम आप बता रहे थे, थोड़ा सा हमारा सर एक रिक्वेस्ट था कि उसको सर थोड़ा शाम में कर देते अगर। वो सर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है 4-5 ठीक है, वाला। अगर नहीं, अगर अगर बाई द वे आप नहीं सुन पाते या नहीं आ पाते, जी तो कोई ऐसा हो नहीं, यू कैन जस्ट आप उसको बाद में उसको कर लेंगे, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है। आप उसे बाद में जी